Dengue is an acute viral infection with potential fatal complication. Dengue is highly prevalent in the northern state of India. The topic of this scientific session is component therapy and management of dengue. The speaker of this session is Dr. K.K. Gupta. Now I would like to invite the chairperson for this session on the stage, Dr. Anil Shukla, renowned senior pediatrician of a city, sir has been the past president of AMA with a successful tenure. Dr. Sujit Singh, senior deputy surgeon and past president of AMA. Dr. Kashnar Verma, professor in the Department of Pathology, Eminent Medical College, Prayagraj. It's my pleasure to introduce Dr. Gupta. Dr. K.K. Gupta he is very well known to all of us. He has delivered several lectures here in the past. He has been very intimately connected to our blood bank when it was being inaugurated. So just in brief, he is from Institute of Medical Sciences, BHU. He has 70 research publications. He is a nodal officer for COVID-19, nodal officer for hemophilia and hemoglobinopathies, chairperson transplant committee, IMS, and professor in charge of BMT stem cell research at BHU. With this very short introduction, I invite Dr. K.K. Gupta. His lectures are always a pleasure to listen to. So please. Well, good evening to everybody. Show must go on. अभी तक हम लोग तंत्रिका तंत्र पे चल रहे थे, अब हम रुधिर तंत्र पे आने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए तंत्रिका तंत्र का रहना बहुत ज़रूरी है। सवेरे से हम लोग यही सब सुन रहे थे। अब हम लोग चलते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ जो हमारी ज़िंदगी में डे एंड नाइट परेशान करती है, और ये एक कॉमन बीमारी है जिसको कि हम डेंगू फीवर कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, कभी पत्रकार महोदय लोग, विद ऑल गुड ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, कभी हमारे गांव वाले पंडित जी, कभी दवा के दुकानदार, कभी पड़ोस वाली भाभी जी, कभी बुआ जी आ करके डेंगू का इलाज बता जाते हैं। अब इस डेंगू के इलाज के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, एंड माय टॉक विल बी ऑन दीज इश्यूज़ कि क्या बर्डन है हमारा, हाउ इट स्प्रेड्स, क्या इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं, डायग्नोसिस कैसे बनानी चाहिए हमें अपनी ओपीडीज़ में। बहुत ज़्यादा हाई फाई बात नहीं होगी, एकदम प्रैक्टिकल बात होगी इसमें। इन्वेस्टिगेशन हमें क्या कराने चाहिए, मैनेजमेंट कैसे ब्लीडिंग का करना है, किस क्लिनिकल कंडीशन में हमें किस तरीके से जाना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसको कि हमें फोर्सी कर लेना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए। एंड सम क्लिनिकल सिचुएशन वी कम अक्रॉस व्हेन ए पेशेंट हैज़ वन डिजीज़ एंड हैज़ एन डेंगू, हाउ टू गो अबाउट इट। We know the burden, and out of the important states, UP has the greatest burden. I must tell you, it is not a seasonal disease. It is a perennial. Yeah, there is a preponderance of the dengue during the month of the July, August, September till October. That is true. ये हमारी कुछ कमियां हैं जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, और ये ही हमारी बीमारी को लेके आता है। तो क्या होता है साहब कि इस बीमारी के साथ हम शादी कर लेते हैं, वी वेड विद दैट। अब क्या है साहब, टायर रख लिया, कभी पानी की टंकी खुली है तो कभी हमने ताकत के लिए वो पानी पी लिया, नारियल पानी फेंकते गए, कभी गमले में रखा, 4 दिन गमला रखा, फिर उसके बाद फेंक दिया, उसमें पानी जमता रहा। So this is what it is, and we produce the mosquito and then the dengue also, and there is other few diseases which we all know, malaria, filaria and all this. मैं यहाँ पर भी एक और बात कहना चाहूँगा कि डेंगू जो है, एक चिकनगुनिया है, एक डेंगू है, एक जैपनीज इनकेफ्लाइटिस है। ये तीनों बीमारी के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। एक ही फैमिली है,
लेकिन तीनों का अपना अपना हिसाब किताब है। एक माँ के 3 बेटे हैं, तीनों अपने अपने तरीके से, एक डॉक्टर बन गया, एक कुछ बन गया, एक आईएएस बन गया, एक माफिया बन गया। अब इसमें से कौन माफिया बनेगा वो आप सब जानते हैं। जैपनीज़ इंकेफेलाइटिस क्या करता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होगा, थैलेमिक ब्लीड होगा, मरेगा, तो नियोनेटल बच्चों में पीडियाट्रिक मॉर्टेलिटी खूब होती है। चिकनगुनिया खूब दर्द देगा, 4-6 महीने आराम से दर्द लेते रहिए, जीते रहिए, मारेगा नहीं। लेकिन डेंगू इधर वे, इट कैन टेक योर लाइफ, इट कैन कैरी फॉरवर्ड योर लाइफ। तो ये एक बैकग्राउंड हुआ। तो ये साहब जो हैं एडिस एजिप्टी, ये इन्हें हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, इसीलिए वो टाइगर भी बने हुए हैं श्रीमान जी वो ऊपर। ये सबसे कॉमन वैरायटी है एडिस एजिप्टी जो हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है। देयर इज़ अनदर वन विच इज़ नॉट देयर। अब एक साहब ने हमसे अभी हाल में ही पूछा कि साहब ये अपने देश में क्यों होता है? टेम्परेट जोन है, गोबर खूब निकलता है, उसमें मच्छर खूब आराम से पैदा हो जाता है, इट इज़ ए ब्रीडिंग प्लेस, बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वो मॉस्किटो आराम से बढ़ेगा और बढ़ करके हमको बीमारियां देगा। तो डेंगू आपको हिमालय लद्दाख पे नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे गोबर नहीं है, वहाँ टेम्परेट नहीं है। ठीक है साहब, तो इस बात का ध्यान रहे कि कहीं हिमालय की चोटी पे चढ़ करके कोई डेंगू की डायग्नोसिस ना बनाए। दैट इज़ लाउड एंड क्लियर, वहाँ पर नहीं होगा। यहाँ से लेके भले ही चले जाएं लेकिन वहाँ पर से नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि डेंगू इज़ वन डिजीज एंटिटी with a different clinical presentation and often with unpredictable clinical evolution and outcome। ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। अब इसके कारण भी हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि आज की टॉक थोड़ा सा कंपोनेंट हेमरेज और इस पर हमको ले जानी है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सब जानते हैं कि प्लेटलेट ले करके सारे लोग दुनिया जो है प्लेटलेट लेकर के, तो ठीक है भाई, प्लेटलेट तो हमारे यहाँ कानू बाबू डेकोरेटर हैं, उनके वहाँ प्लेट मिली जाती है, ठीक है, तो वो प्लेट ही प्लेट चढ़वाते रहिए आप लोग, तो ठीक है भाई। तो प्लेट क्यों कम होती हैं प्लेटलेट, इसके कारण है, और उसी की वजह से हम लोगों को हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड कि रिडक्शन काउंट हो जाए, यानी कि आगे बताएंगे कि बोन मैरो सेपरेशन हो रहा है। प्लेटलेट में डिसफंक्शनल है, काउंट नॉर्मल है लेकिन वो डिसफंक्शनल है तो ब्लीड करेगा। कोआगुलोपैथी वी ऑल नो DIC हो जाता है। DIC मैंने एक बार लास्ट टाइम कभी लेक्चर लेते वक्त मैंने एक कहा था कि DIC का जो टेक्निकल नाम है वो हम सब जानते हैं, बट इन माई वर्ड्स डेथ इज कमिंग, इट इज़ ए कंजम्पशन कोआगुलोपैथी, प्लेटलेट खा जाएगा ये। तो यहाँ पे कोआगुलोपैथी हो रही है। वेस्कुलोपैथी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डेंगू के अंदर प्लेटलेट के लिए बर्बादी करता है। मैं अभी आई टॉक अबाउट इट। तो मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, डिसफंक्शनल हो गई, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी तो उसने प्लेटलेट को ख़त्म किया। फिर उसके बाद वेस्कुलर इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी करी। एंडोथेलियल इंजरी एंड प्लेटलेट ये दोनों आपस में मिल गए और मिलने के बाद इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। एंड दिस इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लो प्लेटलेट काउंट इन डेंगू फीवर। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई डेंगू जाता कहाँ है, कौन कौन सी सेल्स में, दैट इज नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मोनोसाइट में भी जाएगा, मैक्रोफेज में भी जाएगा, डेंड्रिटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स उसमें भी जाएगा। स्किन लैंगरहैंस सेल्स, अरे आप लोग डर्मल वो इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगाते हैं, दीज आर द लैंगरहैंस सेल्स जो कि आपकी एक तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, दे आर द इम्यून सेल्स। और ये नॉट ओनली दैट, ये प्लेटलेट और मेगा कैरियोसाइट दोनों को बर्बाद करता है डेंगू वायरस।
तो ये इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम सीधे तौर पे आ जाते हैं कि डेंगू को हम CDC के हिसाब से किस तरीके से केस डेफिनेशन क्या है। तो 3 है बस खाली, डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, डेंगू विद वार्निंग साइन एंड सीवियर डेंगू। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मली मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, OPD में मरीज़ आता है आपके, तो आपको 3 चीज़ें कर लेनी है, जिसको मैं आगे अभी डिस्क्राइब भी करूँगा, है ना। ये 3 शब्द हमारे याद रख लीजिएगा, 3 थिंग्स। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं कि नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, आजकल तो कॉमन है, हर चीज़ में नौजिया वॉमिटिंग हो जाती है, रैश हो सकते हैं, टेंडर जरा सा छू भर दिया दर्द हो रहा है, तो आपको रेट्रोऑर्बिटल पेन हो रहा है, आपको शक हो जाना चाहिए कि सीजनल है, कहीं हम आर वी डीलिंग विद डेंगू, तो हमको ध्यान देना चाहिए। ल्यूकोपीनिया शुरू हो गया, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि RBC, WBC और प्लेटलेट में सबसे पहले डाउन क्या होगा? सबसे पहले ल्यूकोपीनिया होगा, प्लेटलेट नहीं होगी, सबसे पहले ल्यूकोपीनिया होगा। लेबोरेटरी कंफर्म करना है, कर लिया, लेकिन कोई हीमोडायनेमिकली वो अनस्टेबल नहीं है, तो वो डेंगू विदाउट वार्निंग साइन हो गया। अब वार्निंग कहाँ से शुरू हुई? परसिस्टेंट वॉमिटिंग शुरू हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, जैसे एसाइटिस हो रही है या आपके प्लूरल फ्लूइड आ गया, कहीं कुछ हो रहा है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा शुरू हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा सा बच्चा है, माँ ने ये सोचा कि मेरा तो बच्चा दूध पी के सो गया, मैं भी सो जाऊं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डेंजरस है। वो बच्चा कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है, लिथार्जी तो नहीं हो रही है। तो मेरे पीडियाट्रिशियन फ्रेंड्स ये सारे जानते होंगे कि ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, कहीं इंट्राक्रेनियल ब्लीड तो नहीं हो गई, बच्चा तो बेहोश हो गया, माँ ने सोचा दूध पी के सो गया, वो भी सो गई और बच्चा भी सो गया, और हो सकता है कि बाद में वो डेंजर बन जाए। देन लिवर इनलार्जमेंट आपको अगर दिख जाए 2 सेंटीमीटर प्लस एडल्ट में, हीमोक्रिट के बारे में हम अभी बात करेंगे बहुत आराम से, इसको बड़ा ध्यान से सुनना है आगे चल के। तो यहाँ तक हमारा आ गया कि डेंगू विद वार्निंग साइन, विदाउट वार्निंग साइन एंड सीवियर डेंगू, जहाँ आपने देखा कि पेशेंट शॉक में जा रहा है, उसका यूरिन आउटपुट ख़त्म हो गया है और उसके लिवर एंजाइम से एकदम शूट करके 1000 से ऊपर निकल गए। टेक इट, दे आर द पीपल हु आर इन द कैटेगरी ऑफ द सीवियर। अब आता है कि जब कभी हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में चलते हैं तो फेब्राइल फेज कहते हैं, एक क्रिटिकल फेज कह देते हैं, एक रिकवरी फेज। ये है क्या, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। फेब्राइल फेज, ये ऊपर वाली लाइन तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 10। टेम्परेचर जब कभी किसी डेंगू पेशेंट में फीवर डाउन हो जाए, खुशियां मत मनाइए, दिस इज द क्रिटिकल पीरियड। यहां पर एक फिजिशियन को और ध्यान रखना है कि कहीं मेरा पेशेंट, क्योंकि क्रिटिकल फेज में ही फीवर डाउन होगा, तो यहां पर आपको केयरफुल रहना है। यहां पर आप बहुत खुश होकर के मरीज को जाओ तुम्हारा बुखार ठीक हो गया, जाओ मौज करो, नहीं। यहाँ you have to be very careful कि the patient might be in the critical phase, so you have to be careful. See, look at this block, temperature 4th 5th day down हो रहा है, fever down हो रहा है, patient can have the shock, can have the bleeding, organ impairment कुछ भी हो सकता है, हेमेटोक्रेट बढ़ेगा। अब यहीं पर मैं चर्चा करूंगा ये हेमेटोक्रेट के बारे में, और आपका प्लेटलेट डाउन होंगी। तो जब आपका फीवर डाउन हो रहा है तो प्लेटलेट भी डाउन होगा। मरीज कहेगा साहब आपका बुखार तो उतार दिया, प्लेटलेट और साहब कम हो गई, कल तो 50,000 थी, आज तो 10,000 रह गई, ये बात कहेगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये हमारी साइंस बिल्कुल क्लियर कट है इस बारे में। फिर धीरे धीरे आप ये देखते हैं मच्छरदानी लगा करके 15 दिन तक मरीज भर्ती कर रखा है, मच्छरदानी लगी हुई है आराम से। भैया क्यों लगा के रखे हुए मच्छरदानी? वायरीमिया तो ख़त्म ही हो जा रहा है ना, तो कितने दिन तक मच्छरदानी लगाओगे? बहुत दिन तो बहुत ज़्यादा, 7 दिन लगा लिए, 15 दिन लगा करके पूरे वार्ड को जो है रेलवे स्टेशन नहीं बनाना है। दैट इज़ टू बी क्लियर, सो बी केयरफुल अबाउट इट एंड बी साइंटिफिक।
अब आता है साहब कि आपको सीबीसी के अंदर 3 पैरामीटर पर ध्यान देना है, लीको यानी टीएलसी पे, प्लेटलेट पे और हेमेटोक्रिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमेटोक्रिट हमारे कुछ लोगों को अपनी एमबीबीएस की छोटी सी बेसिक बता देता हूँ। 15 मान लीजिए हीमोग्लोबिन है तो 45 तिहाई 45 45 आपका हेमेटोक्रिट है। एक स्टैंडर्ड एज के लिए जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए इंडियन, उसमें हाइट वेट मेल फीमेल सब देखते हुए, उसके हिसाब से हमारा जो भी हेमेटोक्रिट है उसको हमने मान लिया बेसलाइन, क्योंकि पता ही नहीं है कि हमें हेमेटोक्रिट बेसलाइन कहाँ है, मान लिया। अब हमारे पास हमको ध्यान देना है अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, ये है हेमेटोक्रिट। वाई से सो, क्योंकि हमारा ये प्लेटलेट की बीमारी नहीं है, दिस इज ए लीक सिंड्रोम। डेंगू इज ए लीक सिंड्रोम, लीक हो रहा है, तो आपको हेमेटोक्रिट पे ध्यान देना है। अब पेशेंट को हुआ क्या कि हेमेटोक्रिट 20% अगर राइज करेगा, यानी बेस लाइन से अगर वो 20% अप हुआ, तो आपको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट जो है आगे चल के आपके लिए तकलीफ पैदा करेगा। तो जो इंडिकेशन है आईवी फ्लूइड देने का, राइज इन द हेमेटोक्रिट 20%, दैट इज 1। हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है तो आपने समझा लीक बढ़ गई है, आपने आईवी फ्लूइड देना शुरू कर दिया, आपने चैलेंज दिया। आगे हम डोज बताएंगे कितने आईवी फ्लूइड देना है, क्या देना है, लेकिन अभी इतना समझिए। फिर एक सिचुएशन आई आपके सामने कि हेमेटोक्रिट डाउन हो रहा है, अब क्या करें? तो इसका 2 मतलब निकला, ईदर द पेशेंट इज ब्लीडिंग, अगर ब्लीड करेगा तो आपको पल्स और ब्लड प्रेशर देख लेना, हीमोडायनेमिकली वो डाउन जा रहा है, पल्स बढ़ेगी, ब्लीड करेगा तो आपका इसके मतलब ये हुआ कि हेमेटोक्रिट डाउन हो रहा है और पल्स आपकी बढ़ रही है, शॉक में जा रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है। हेमेटोक्रिट डाउन जा रहा है लेकिन पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कुछ नहीं हो रहा, तो इसके मतलब ये हो रहा है कि एक स्टेज है क्लिनिकल जिसमें कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, फ्लूइड जो बाहर निकल गया है, इसलिए वो डाइल्यूट हो जा रहा है। सो 2 क्लिनिकल सिचुएशन हेमेटोक्रिट में कि 1 is going down, but there are the 2 clinical situation where you can find clinically कि हम ब्लीड कर रहा है या वो रीएब्जॉर्प्शन की वजह से वो हेमेटोक्रिट डाइल्यूट हो रहा है। अब आगे चलते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जिंजिवल ब्लीडिंग हो सकती है, पेटिकी परपूला नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, जीआई ब्लीड होगा तो स्टूल के बारे में आप देखेंगे, हेमेचूरिया देख लेंगे, नंबर ऑफ पैड्स कितना बदल रहा है फीमेल पेशेंट, वो देख लेंगे। अब ये इस तरह के पेटिकीज दिखाई देंगे। अब एक ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास आईटीपी के बहुत केस आते हैं डॉक्टर वर्मा, हम लोग देखते हैं आईटीपी के मरीज आते हैं, उसके अंदर परपूरा के स्पॉट दिखते हैं, कभी हम लोग ने यहाँ पर नहीं देखे, यहाँ पर नहीं देखे परपूरा में। मैनी अ टाइम्स आप देखेंगे कि इम्यून मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा के अंदर इस तरीके के ये चीज़ नहीं मिलते हैं आपको। ये लैटरल साइड में इफ़ यू गो देन यू विल फाइंड दीज स्पॉट्स which is very much common in dengue. This has been the observation for last 10-15 years and often I tell to my PGs कि यार कभी किताब लिखना तो उसमें लिख देना के गुप्ता साईं कहीं फुटनोट में। So these are the important things and this is to be seen. आप लोग भी देखिएगा। मेरा एक चैलेंज और है आपको आज इसी कोरोलरी में आपको बताना चाहता हूँ कि अमीबिक लिवर एब्सेस खाली मेल्स में मिलती है, अगर फीमेल में मिले 1 लाख रुपए का इनाम आपके पर है, लेके आइए। अब क्या होता है, आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ 3-5 नहीं करनी है। डेंगू का सस्पिशन हुआ, आपके पास बीपी मशीन है, आपके पास 2 उंगलियां हैं, बस इतना ही बहुत है।
उसी से आप आधी डायग्नोसिस क्लियर कर लेंगे, पेशेंट की स्टेबिलिटी के बारे में समझ लेंगे। होता क्या है साहब कि बीपी नापा, टूर्निकेट टेस्ट हम सब जानते हैं, अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कैसे करते हैं टूर्निकेट टेस्ट। यानी कि आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बीच ले लीजिए, यानी कि आपका 120/80 है तो आप 100 पे ले लीजिए। 100 पे आपने इन्फ्लेट करके रखा हुआ है 100 पे, और उसको 5 मिनट तक आप इन्फ्लेट रखिए। 1 स्क्वायर इंच में आपको 20 परपुरिक स्पॉट्स मिल जाएं तो आपको ये बताता है कि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। कोई सीबीसी की ज़रूरत नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ये क्लिनिकल टेस्ट बहुत पुराना है और आज भी एप्लीकेबल है। दूसरा, हीमोडायनेमिकली वो डाउन हुआ है या नहीं हुआ, लीक हुआ या नहीं, कैपिलरी रीफिलिंग टाइम। नॉर्मल क्या होता है, जैसे आप दबाएंगे पैर पे कहीं पर भी 2 सेकंड में रीफिलिंग हो जाएगी। इफ़ इट इज़ बीइंग डिलेड मोर देन 3 सेकंड हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मामला, पेशेंट शॉक में जा रहा है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। सो 2 चीज़ें हो गई, आपको कहीं पर कोई लेबोरेटरी में नहीं जाना है, एक ब्लड प्रेशर मशीन, एक आपको कैपिलरी रीफिल टेस्ट, 2 काम हो गए। और क्लिनिकल सस्पिशन है, जैसे मैंने अभी बताया, इस तरीके से हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब पुअर प्रोग्नोसिस फीचर क्या होते हैं जिसके बेसिस पे हमें अपनी क्लिनिकल जजमेंट्स देने होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ है, इसलिए आपका क्लिनिकल जजमेंट यहाँ पर क्लिनिशियन होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप, ये पाया गया है कि गर्ल चाइल्ड अगर 12 साल से नीचे की है तो वो पुअर प्रोग्नोसिस क्यों है, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सीवियर हाइपोटेंशन और शॉक मिल रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट है। मल्टी साइड से ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया और उसके अंदर आपको एसाइटिक फ्लूइड मिल रहा है, इट इज़ अ डेंजरस साइन, यू हैव टू बी केयरफुल। इनकेफ्लोपैथी में चला गया, फिट हो गया, वी ऑल नो, सब लोग न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ ढेर सारे बैठे हुए हैं, सब जान है कॉर्टिकल इरिटेशन होगा, इनकेफ्लाइटिस होगी तो फिट्स आ सकते हैं। पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लुक फॉर इट। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, प्रोटीन्यूरिया हो रहा है। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट, आज भी मुझसे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है, किस साल में ये आप मरीज बहुत मर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि 4 टाइप्स होते हैं डेंगू 1, 2, 3 एंड 4 डेंगू वायरस के। RNA वायरस है, 1 and 3 इज़ मोर प्रेवेलेंट इन कंट्री, 4 इज़ अ माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द वायरस इन डेंगू, 4th स्ट्रेन जो है। एंड अगर 4th हो चुका है और आपको अगर 2nd इस बार में पैदा हुआ है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा एनामिनिस्टिक रिएक्शन देगा और आपको परेशान कर लेगा। एंड दैट इज़ वाई इफ़ द डेंगू 2 स्ट्रेन इज़ कमिंग दिस टाइम देन इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। आई विल टेक टाइम लिटिल मैडम। Malnutrition is protective. That is important and this is the observation. Why say so? Don't ask me this question. But these are the observation, 2 observation which is there in the literature. So we go for the complete blood count, hematocrit, platelet count, SGOT-PT देखना ही है, and serum albumin, serum ferritin भी देखना, ये बढ़ जाता है, ये हम लोगों को पता है। बाकी अब हम आगे चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप डेंगू के लिए टेस्ट कराते हैं NS1 एंटीजन, IgG एंड IgM। तो हम सब जानते हैं कि IgG जो होता है वो लेट वाला होता है, IgM अर्ली वाला होता है, और NS1 जो नॉन स्ट्रक्चरल 1 प्रोटीन है वो जो है NS1 IgM पॉजिटिव है, टेक इट कि आप डेंगू को डील कर रहे हैं, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी कि शुरुआती टेस्ट में आपको IgG बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि शायद पहले उसको डेंगू किसी स्ट्रेन का हुआ था जिसकी वजह से वो IgG पड़ा हुआ था, वो और बढ़ गया तेज़ी से नए स्ट्रेन की वजह से। सो अर्ली स्टेज में अगर IgG बढ़ रहा है तो आपके दिमाग में ये शक आ जाना चाहिए कि पास्ट में उसको कोई और स्ट्रेन डेंगू का हो चुका है। फेब्राइल ये तो हो ही गया, ये हम समझ चुके हैं। अब डिसीजंस लेने होते हैं। ग्रुप ए में है
क्या करना है, पेशेंट कोई वार्निंग साइन नहीं है लेकिन उस यूरिन भी पास कर रहा है, फीवर है, उसको पैरासीटामॉल दे के भेज दीजिए और उसको इलेक्ट्रोलाइट के लिए नमक नींबू चीनी की शिकंजी पिए और पैक्ड जूस मत एडवाइस करिएगा, फ्रेश जूस बना करके पिए। ये एक आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई वार्निंग साइन नहीं है। अगर वार्निंग साइन आ गई तो ग्रुप बी में आएगा और हमें उसको हॉस्पिटलाइज करने का। एक और बात मैं आपको यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो ग्रुप ए का पेशेंट हो, बट देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन वेयर यू हैव टू कीप द पेशेंट इन योर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। नंबर 1, प्रेग्नेंट वोमन विद डेंगू यू शुड कीप। एल्डरली पर्सन 60-70 साल का है, रखिए। छोटा बच्चा रखिए, क्योंकि ये कब हाईली अनप्रडिक्टेबल डिजीज़ है, ये इंडिकेशन बन जाते हैं कि आपको इनको एडमिट करके ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड देन यू नो दैट ग्रुप सी जिसमें वार्निंग साइन सीवियर है वो सब भरना ही है, आपको भर्ती करना ही है। इन सब का कोई रोल नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, इन सब का कोई रोल नहीं है। जो एडवोकेसी करते हैं वो उनको मुबारक। मुझे किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, ना होम्योपैथी से, ना आयुर्वेदिक से, ना यूनानी से, वो उनको मुबारक। लेकिन मेरी तरफ से ये एडवोकेसी बिल्कुल नहीं है। नहीं तो मैंने कभी एक बार सोचा था कि कीवी की दुकान खोल लूँगा, डॉक्टरी से ज़्यादा कमा लूँगा, है ना। तो बकरी उसको क्यों छोड़ दें, पपीता का पेड़ लगा करके फार्म हाउस में पपीता ही बेचूँगा। खैर एनीवे, तो ये हमें नहीं करना है। देखिए, इसके पीछे मेरा आर्गूमेंट हुआ, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से आता हूँ जहाँ पर आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न मेडिसिन दोनों कॉम्बिनेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आयुर्वेदिक में अवार्ड होती है। हमारे बीच में बहुत से डिस्कशन हुए, तो एक आयुर्वेदाचार्य जो हमारे थे, उन्होंने हमसे कहा कि सर 13वें-14वें दिन जो है प्लेटलेट बढ़ जाती है। तो भाई साहब ज़रा सा देखिए ना कहाँ से बढ़ना शुरू हो गई, ये देखिए ये बढ़ रही है। तो आप 13वें-14वें दिन हमको पपीता खिला करके क्या बता रहे हैं, वो तो नेचुरल हिस्ट्री में है। काहे के लिए आप हमको बता रहे हैं, गलत बात। तो साहब म्यूकसल ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग इम्प्रूव, ये सारे ये हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो आप स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कर देंगे। कोई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना है किसी भी प्रकार का। ये एक अपना लाल पेन से अपनी ओपीडी स्लिप पे आप लिख दें। और प्रोफाइलेक्टिक जो है डॉक्टर साहब 40,000 काउंट है, डॉक्टर साहब पता नहीं रात में क्या होगा, चढ़ाई दीजिए ना एक आध प्लेटलेट, है ना। ये नहीं चलेगा, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ हाईली अनइथिकल एंड यू शुड नॉट गो फॉर इट। अब चढ़ाना कब है, प्लेटलेट चढ़ाना कब है, ये भी मुझे बताना चाहिए। ब्रिटिश हेमेटोलॉजिकल सोसाइटी कहती है कि 10,000 तक काउंट नीचे आ जाए एंड पेशेंट इज़ नॉट ब्लीडिंग, देन ओनली यू विल गिव द प्रोफाइलेक्टिक। इसके अंदर 2-3 बातें मुझे आपको बतानी है। ये 10,000 कहाँ से आया, 20,000 क्यों नहीं, सवाल आया ना, आप 10,000 पे क्यों अटके। ये 10,000 इसलिए आया कि 7,300 प्लेटलेट जो हैं ये नॉर्मल तरीके से आपके नेचुरल पर निकल जाती है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने 7,300 को जो है कैलकुलेशन को हटा के सीधे 10,000 पे ली। ये तो आपकी डिस्ट्रॉयड डेली होती ही है रोज़ हर आदमी के, इसलिए वो 10,000 की बात हो गई। 10,000 जो नई प्लेटलेट बन रही हैं वो फंक्शनली ज़्यादा पावरफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन, ठीक है। तो 10,000 पे भी हीमोडायनेमिक्स बनी रहती है, उसके बियॉन्ड जो है आपको नीचे प्रोफाइलेक्टिक देना होगा, इवन द पेशेंट इज़ नॉट ब्लीडिंग। तो पहला डिक्टम ये है कि 10,000 पे। दूसरा, क्लिनिकल ग्राउंड पे ही हमको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है, नॉट द काउंट CBC काउंट, इट इज़ द क्लिनिकल ग्राउंड। इफ द पेशेंट इज ब्लीडिंग, count is 1 lakh, you have to transfuse. If the patient is bleeding, count is 50,000, you have to transfuse. So it is the clinical judgment where you have to transfuse, not the count. काउंट पर खाली एक जगह जाना है जहाँ पर पेशेंट स्टेबल है, ब्लीड नहीं कर रहा है, 10,000 है, वहाँ पर आपको प्रोफाइलेक्टली देना है, अगर और कहीं कोई इंडिकेशन नहीं बनता। दूसरा ये होता है कि पीएच पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे
कि pH जो है 7.4 के आसपास रखना चाहिए, एसिडोसिस नहीं होने देना है। तो हम लोगों के पास ABG मशीन आजकल सब जगह उपलब्ध है, pH पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रिफ्रैक्टरी शॉक किसे कहते हैं कि जब हमने अपना फ्लूइड दे दिया 40 to 60 ml पर kg के हिसाब से हमने दे दिया तब भी नहीं आया, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टरी शॉक मान लेते हैं एंड इट बिकम्स द सीवियर डेंगू। अब ब्लड चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाने में प्रेफरेंस दिया जाएगा होल ब्लड को, पैक्ड आरबीसी को हम नहीं दे रहे इसमें। एक बात, कभी कभी क्या होता है ब्लीडिंग हो रही है और अनावश्यक रूप से पीआरबीसी चढ़ा दिया जाता है और हेमाटोक्रिट फास्टली अप हो जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। सो आप होल ब्लड पे जाएं, वो बेहतर है। सर्वाइविंग सेप्सिस की जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती। हेमाटोक्रिट लेस देन 30% जो है वो ट्रिगर पॉइंट होता है, वो यहाँ पर लागू नहीं होती हैं। यहाँ पर सब क्लिनिकल चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो करना है, नहीं हो रही है अभी मैं कुछ क्लिनिकल सिचुएशन आपको बताऊंगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेटलेट काउंट, ये सारी बातें हमने बता दी और इसलिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द प्लेटलेट इज शुड नॉट बी डन। अब हमसे ये कोई मरीज का साथी पूछेगा कि यार हमारा साहब प्लेटलेट कब बढ़ जाएगा। आजकल एक नया पैरामीटर मिल जाता है CBC में हम लोग के पास, इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन IPF। अगर ये 10% के ऊपर है तो 48 आवर्स में प्लेटलेट बढ़ जाएगा, ये एक आपका इंडिकेटर बन जाता है। तो काइंडली लुक एट द IPF इन योर CBC रिपोर्ट्स, इट इज़ अ गुड पैरामीटर। अब हम लोगों को फ्लूइड देना है, तो फ्लूइड देने के तरीके हैं अपना जो डिस्क्राइब्ड हैं कि 5 से 10 ml 5 to 10 ml पर kg दे दिया। 3 to अभी मैं इसके बारे में छोटा सा आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हमें कितना डोज में देना है। 3 to 5 ml दे देंगे, शायद इससे पहली वाली स्लाइड में निकल गया, खैर एनीवे। तो 3 to 5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से जो है आपने फ्लूइड दिया 2-3 घंटा। उससे अगर BP इम्प्रूव नहीं कर रहा तो आपने उसकी डबल डोज कर ली, फिर 2-3 घंटा दे करके आपने फ्लूइड दे दिया। और फ्लूइड कौन सा यूज़ करना है, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट। 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन इज़ ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट टू बी यूज्ड, ठीक है, तो उसको कभी यूज़ मत करिएगा। फिर आपने प्लेटलेट अगर चढ़ानी है तो उसकी क्या डोजेज होनी चाहिए। आपके पास सिंगल डोनर प्लेटलेट है, SDP उपलब्ध है, बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं है, RDP उपलब्ध है, तो आपको जो है पर पैक पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके मोटा मोटी आप चढ़ा सकते हैं। एडल्ट में 6 पैक्स के आसपास आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या करें। सर वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सर बस एक ख़त्म, प्रेगनेंसी के बारे में बताना ज़रूरी है और उसके बाद में हम कुछ नहीं बात करेंगे। प्रेगनेंसी में बच्चे की ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज हो रहा है, अगर वो एक्सपेक्टेड है तो उसमें हीमोग्लोबिन आप दे दीजिए, आप RBC चढ़ाइए, उसमें होल ब्लड चढ़ाइए। आपको ये मालूम है कि एंटीजन जो है डायरेक्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है डेंगू का, तो नियोनेट में आ जाएगा, उस वक्त आपको बहुत ध्यान देना है और बच्चे के अंदर इसकी एंटीबॉडी नहीं जाती, तो इसलिए उसका आपको बहुत ख्याल रखना है। ऑल द पीडियाट्रिशियन शुड मस्ट लुक इनटू। सो अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नेताजी ने कह दिया तो फलाने ने कह दिया, तो ये WHO क्राइटेरिया हैं कि जब आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। 48 आवर्स तक कोई फीवर नहीं है, आप उसको पुश करिए, इम्प्रूवमेंट जनरल वेलबींग है, उसकी एपेटाइट ठीक हो गई है, प्लेटलेट इंक्रीज़ कर रहा है, स्टेबल हेमाटोक्रिट है विदाउट IV फ्लूइड, आप उसको कर सकते हैं। 2 क्विक हम आपको जो है सिचुएशन बता रहे हैं, उसको ज़रूर सुन लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आजकल हमारे पास डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत रहते हैं। अब किसी आदमी को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो उसका BP कब हम लो कहेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर हम सब जानते हैं, हम लोगों को MBBS में पढ़ाया था कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर मान लीजिए 40 के नीचे 40 बेस लाइन से 40 मिलीमीटर ऑफ Hg जा रहा है
तो वो अनस्टेबल है और वो शॉक में है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ये ध्यान देना है। दूसरा कि हाइपरग्लाइसीमिया दो सिचुएशन में मिलता है, कीटोएसिडोसिस हो रही हो और साथ में हाइपरओस्मोलर है, दो जगह शुगर बढ़ी हुई मिल सकती है, उसमें ऑस्मोटिक डायलिसिस होगी। डायलिसिस आपको नहीं करानी है, तो ये नहीं होने देना, इसलिए इंसुलिन आपको देना है और उसको मेंटेन करना है। अब आता है लास्ट में कि हमारी चैलेंज कम्युनिटी को करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीरॉयड नहीं देना है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अननेसेसरी नहीं देना है, हाफ नॉर्मल सलाइन नहीं यूज़ करना है और अननेसेसरी कोई आईवी और फ्लूइड्स और इंजेक्शंस नहीं देने हैं। हम लोगों को अपने आईसीडी का प्रोटोकॉल वो लिखना चाहना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए ये मैंने जानबूझ के स्लाइड डाली है कि हम लोगों की आईसीडी में डेंगू को 97, 97.0 ये कोड हम लोगों को डाल लेना चाहिए अपनी सहूलियत के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। सर्जन को अगर फिजिशियन का लेक्चर समझ में आ जाए तो इट स्पीक्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई थिंक बोथ वेज कंपोनेंट भी बहुत अच्छा था एंड प्रेजेंटेशन वाज एक्सेलेंट। थैंक यू सर फॉर सच अ नाइस प्रेजेंटेशन। और जब हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो ज़्यादातर लोग तो काफ़ी समझ गए होंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस?